क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का प्रधानमंत्री आखिर बनता कैसे है? क्या देश की जनता सीधे प्रधानमंत्री को वोट देकर चुनती है, या फिर इस कुर्सी तक पहुंचने के पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी खेल और एक अलग कानूनी प्रक्रिया होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके और मेरे जैसा कोई भी आम नागरिक एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर 5 साल में यहाँ चुनाव का महापर्व होता है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चर्चा होती है कि देश का अगला पीएम कौन होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी करोड़ों लोग ये नहीं जानते कि इस चुनाव की असली बैकस्टेज स्टोरी क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता कैसे तय होता है। सबसे पहले दिमाग से एक बहुत बड़ा भ्रम साफ कर लेते हैं। भारत की जनता कभी भी सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आप लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो ईवीएम मशीन पर किसी प्रधानमंत्री के नाम का बटन नहीं होता। दरअसल हमारे देश को आबादी के हिसाब से 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। जब चुनाव होते हैं तो आप अपने इलाके से एक सांसद यानी एमपी को चुनने के लिए वोट देते हैं। आपका वोट ये तय करता है कि आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में कौन करेगा, न कि ये कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री चुनने की असली कहानी तो इन 543 सांसदों के चुने जाने के बाद शुरू होती है। अब बात करते हैं उस खेल की जिसे राजनीति में बहुमत का खेल कहा जाता है। लोकसभा में कुल सीटें हैं 543। अब गणित बहुत सीधा है। देश में सरकार बनाने के लिए किसी भी एक पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को इस कुल संख्या के आधे से अधिक सीटों का समर्थन चाहिए होता है, यानी जादुई आंकड़ा है 272। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए देश में चुनाव हुए और पार्टी ए ने अकेले दम पर 300 सीटें जीत ली। क्योंकि ये संख्या 272 से ज्यादा है, इसलिए पार्टी ए बहुमत में आ गई। अब इस पार्टी के सभी 300 सांसद एक बंद कमरे में बैठक करेंगे और आपस में चर्चा करके अपने एक नेता को चुनेंगे। अमूमन ये नेता वही होता है जिसे चुनाव से पहले पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। यही नेता आगे चलकर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनता है। लेकिन ठहरिए, क्या सांसदों द्वारा अपना नेता चुन लेना ही काफी है? क्या वो नेता खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके बाद आता है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण कदम, जहां एंट्री होती है देश के पहले नागरिक की। जब कोई पार्टी 272 का आंकड़ा पार कर लेती है तो उस पार्टी के नेता राष्ट्रपति के पास जाते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। भारत के राष्ट्रपति सभी दस्तावेजों की जांच करते हैं और संतुष्ट होने के बाद उस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद होता है शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और उसी पल वो आधिकारिक रूप से भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपने मंत्रियों की एक लिस्ट तैयार करता है, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। इन सभी मंत्रियों को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं और इस तरह देश को मिलती है उसकी नई सरकार। अब आते हैं आपके मन में चल रहे हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, क्या एक आम नागरिक भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, बशर्ते वो संविधान में लिखी इन 4 जरूरी शर्तों को पूरा करता हो। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वो या तो लोकसभा या राज्यसभा का सांसद होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार नियम है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य सांसद नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उसे प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का चुनाव जीतकर सांसद बनना अनिवार्य होगा। अगर वो 6 महीने में ऐसा नहीं कर पाता तो उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये सब तो तब हुआ जब किसी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर चुनाव के नतीजे आए और किसी भी अकेली पार्टी को 272 सीटें न मिले, तब क्या होगा? तब प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा? यहीं से भारतीय राजनीति का सबसे रोमांचक खेल शुरू होता है। जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो उस स्थिति को कानूनी भाषा में त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में शुरू होती है गठबंधन कोalition की राजनीति। अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां एक साथ आती हैं, हाथ मिलाती हैं और अपनी सीटों को जोड़कर 272 का आंकड़ा छूने की कोशिश करती हैं। भारत ने ऐसी कई सरकारें देखी हैं। साल 1996 में चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल के दौर में ऐसा ही हुआ था। जब कई दल मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं
तो वे सब मिलकर अपना एक साझा नेता चुनते हैं और राष्ट्रपति फिर उस गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनने का मौका देते हैं। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए हमेशा एक बड़ी पार्टी का होना जरूरी नहीं है, आपके पास सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर पूरे मामले को संक्षेप में समझें तो गणित बहुत साफ है। आप और हम सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम अपने क्षेत्र का सांसद चुनते हैं। वो सांसद दिल्ली जाकर संसद में बैठते हैं। जिस पार्टी या गठबंधन के पास 272 से ज्यादा सांसद होते हैं, उनका नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है और इस पूरी प्रक्रिया पर अंतिम मुहर देश के राष्ट्रपति लगाते हैं। तो तकनीकी रूप से भारत का हर वो नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है जो देश के कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता है और जिसके पास सांसदों का भरोसा है। उम्मीद है कि अब आपको भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव की पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान भाषा में समझ आ गई हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।